पैसे कैसे बनेंगे लोगों को? यार पैसे ना खुद नहीं बनाएंगे। ओके, सो पैसे बनाने का कॉन्सेप्ट इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। जैसे हम इन सिविलाइजेशन हिस्ट्री, हाँ, मतलब इन सिविलाइजेशन हिस्ट्री, अगर आपने वो किताब सेपियंस पढ़ी है या आपने इसको ट्रैक किया है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत नई नई है। जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि नमस्कार और स्वागत है आपका। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा जानवर जो कभी किसी गिनती में नहीं था, वो आज इस पूरी दुनिया पर राज कैसे कर रहा है? आज हम युवाल नोआ हरारी की मशहूर किताब सेपियंस के इसी गहरे सवाल में उतरेंगे और हमारी प्रजाति की कामयाबी के सबसे बड़े राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहेली ये है, देखिए, लाखों सालों तक हम यानी होमो सेपियंस कोई खास नहीं थे। हम तो बस धरती पर मौजूद कई इंसानी प्रजातियों में से एक थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम इस पूरी दुनिया के मालिक बन बैठे? और हमारे इस अविश्वसनीय सफर को सही से समझने के लिए जानते हैं हमें क्या करना होगा। हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। एक नज़र डालनी होगी उस टाइमलाइन पर जो बताती है कि हम कितने लंबे समय तक वाकई में एक मामूली से जीव थे। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के इस अरबों साल के कैनवस पर हमारा वजूद एक छोटे से, बहुत ही छोटे से बिंदु जैसा है। और अगर इस टाइमलाइन पर देखें तो हमारी असली कहानी तो बस 70,000 साल पहले ही शुरू होती है, एक ऐसी घटना से जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। तो फिर इस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में ऐसा क्या था? यही तो है असली रहस्य। देखिए, हमारी कामयाबी का राज हमारे बड़े दिमाग या तेज नाखूनों में नहीं था। नहीं, वो छिपा था हमारी भाषा में, एक अनोखी, कह सकते हैं एक जादुई शक्ति में। अब कोई सोचेगा, सहयोग तो दूसरे जानवर भी करते हैं, है ना? चींटियां करती हैं, लेकिन उनका तरीका एकदम फिक्स होता है, रोबोट की तरह। चिंपैंजी भी करते हैं, पर सिर्फ उन लोगों के साथ जिन्हें वो अच्छे से जानते हैं। पर हमने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। हमने लाखों करोड़ों अजनबियों के साथ मिलकर लचीले तरीके से काम करना सीख लिया। और ये कैसे मुमकिन हुआ? इसकी चाबी थी कहानियों में। ऐसी कहानियां जो असल में हैं ही नहीं, हमारी कल्पना करने की शक्ति में, और फिर उन कल्पनाओं पर एक साथ मिलकर विश्वास करने की शक्ति में। जरा सोचिए, पैसा क्या है, देश क्या है, कानून, ये सारी चीजें असल में कहीं मौजूद नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सामूहिक सोच में, हमारी कहानियों में जिंदा है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। देखिए, हकीकत 3 तरह की होती है। एक है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जैसे रेडियो एक्टिविटी, हम माने या ना माने वो है। फिर आती है सब्जेक्टिव रियलिटी, जो सिर्फ किसी एक इंसान के दिमाग में है, जैसे बचपन का कोई काल्पनिक दोस्त। और फिर आती है सबसे दिलचस्प चीज, इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी। ये वो चीजें हैं जिनकी पूरी की पूरी ताकत हमारे साझा विश्वास पर टिकी है, जैसे पैसा, कानून या देश। तो मतलब सारा खेल इसी का है, यही साझा कहानियां, यही साझा मिथक। चाहे वो किसी देश की कहानी हो या किसी कंपनी के नियम, यही वो चीज है जो लाखों करोड़ों अजनबियों को एक साथ एक मकसद के लिए काम करने की वजह देती है। ठीक है, तो इन कहानियों ने हमें साथ तो ला दिया, समाज बड़े होने लगे, जटिल होने लगे, लेकिन इसके साथ ही एक नई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जानकारी का एक भारी बोझ। सच तो ये है कि हमारा दिमाग इतने बड़े डेटाबेस को संभालने के लिए बना ही नहीं है। जरा सोचिए, एक पूरे साम्राज्य के कानून, टैक्स का हिसाब, लेन देन, ये सब कोई कैसे याद रख सकता है? हमारा दिमाग इसके लिए नहीं बना। तो फिर इसका हल क्या निकला? लिखने की कला से भी पहले कुछ सभ्यताओं ने इसका कमाल का जुगाड़ निकाला था, जैसे कि इंका सभ्यता। उन्होंने क्विपू का इस्तेमाल किया। ये धागों का एक जटिल सिस्टम था जिसमें अलग अलग गांठें लगाकर वो हर तरह की जानकारी को रिकॉर्ड करते थे, एक तरह का बाहरी हार्ड ड्राइव। और फिर इसी जरूरत से जन्म हुआ लिखने की कला का। और ये जानना बहुत मजेदार है कि लेखन का आविष्कार कविताएं या महान कहानियां लिखने के लिए नहीं हुआ था। नहीं, इसका आविष्कार हुआ था हिसाब किताब रखने के लिए, टैक्स का हिसाब रखने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन किसका कितना कर्जदार है। ये जो शुरुआती लिखने के तरीके थे ना, वो एक तरह से आज के मैथमेटिकल नोटेशंस जैसे थे। मतलब आप उनसे पूरी भाषा की खूबसूरती, कविताएं, ये सब नहीं लिख सकते थे। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड टूल्स थे, डेटा प्रोसेसिंग के लिए बने थे, और उस काम में ये परफेक्ट थे।
और इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इन्हीं में से एक आंशिक लिपि, एक पार्शल स्क्रिप्ट आगे चलकर दुनिया की सबसे कामयाब, सबसे प्रभावशाली भाषा बन गई। और वो भाषा थी गणित की भाषा। सिर्फ 10 सिंबल, 0 से लेकर 9 तक। और आज दुनिया का लगभग हर देश, हर कंपनी, हर बड़ी संस्था डेटा को रिकॉर्ड करने और प्रोसेस करने के लिए इसी गणितीय स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये भाषा हमें उन तरीकों से सोचने में मदद करती है जो हमारा दिमाग अपने आप स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी जटिल चीजें, वो लगभग पूरी तरह से इसी गणितीय भाषा में ही तो टिकी हैं। यानी हम होमो सेपियंस को अब नंबरों की भाषा में बात करना, महसूस करना और यहां तक कि सपने देखना भी सिखा रहे हैं। एक ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो जो टूल्स हमने अपनी दुनिया को मैनेज करने के लिए बनाए थे, अब वही हमारे सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी एक आइडिया पर आते हैं, इस सब की जड़ पर, कि हमारी जो ये आज की दुनिया है, ये असल में इन साझा कहानियों की कई परतों पर बनी हुई है। हमारे कानूनी सिस्टम, हमारे राजनीतिक आदर्श, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि मानवाधिकार और राष्ट्र जैसी चीजें, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी कल्पना की उपज हैं। लेकिन ये सिर्फ कोरे विचार नहीं हैं, ये आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। यही वो गोंद है जो हमारे इतने जटिल समाजों को एक साथ जोड़े हुए है। और यहीं पर हरारी एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। लेखन का जन्म हुआ था हमारी चेतना की सेवा करने के लिए, लेकिन क्या आज वही लेखन, वही सिस्टम हमारे मालिक बनते जा रहे हैं? वो सिस्टम्स जिन्हें हमने अपनी कहानियों को संभालने के लिए बनाया था, कहीं अब वही हमें तो नहीं संभाल रहे?